अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ इश्क़बाज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 35 के साथ। इससे पहले किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आए शुरू करते हैं इश्क़बाज़ कलम फरवा खालिद की अगली किस्त। तारीक कमरे में बल्ब ऑन ऑफ होता माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। और इस सब में और इससे भी खौफनाक था वहाँ खून में लथपथ रस्सियों में जकड़ा वजूद, जिसे अभी कुछ देर पहले बुरी तरह पीटा गया था। माफ़ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो शख्स सामने खड़े दरिंदा नुमा इंसान को देख कर रहम की भीख मांग रहा था, जिसने उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी थी। बोलो, किसके कहने पर इतना वक्त उन औरतों को हरासा करके उनकी फैक्ट्री पर कब्जा किए रखा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अब अगर तुमने सच ना बताया तो अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। जीके की वहशी गिरफ्त उसकी गर्दन पर गड़ी हुई थी। वो दर्द से बलबला रहा था। जीके कभी औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं डालता था। ये उसके काम का पहला असूल था, वरना अब तक ये शख्स अपना मुंह खोल चुका होता। जो अब तक फ़िरौन बना न जाने कितने लोगों का हक खा रहा था, और मिसरा की माँ और भाभी को घर आकर कई बार हरासा करते बुरे नताइज की भी धमकियाँ दी थी। आज अगर अमीना बेगम और बिस्मा को जीके के आदमी पहुँच कर ना बचाते तो उस ज़मान तारिक नामी घटिया इंसान का पूरा इरादा बिस्मा को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने का था। सर मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो शख्स रस्सियों से बंधा खड़ा था। अज़ियत सहते उसकी गर्दन एक जानिब लड़क चुकी थी। उसके नाखूनों से खून निकल रहा था। उसके सर के बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जीके की मार सहना आसान काम नहीं था। वो शख्स इस वक्त मौत की ख्वाहिश ही कर रहा था। ज़मान तारिक को एक एक करके उन तमाम लोगों की चीखें और फरियादें सुनाई दे रही थीं, जिन पर उसने ऐसे ही जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। अतर महमूद शाह के कहने पर, ये सब उन्हीं के भेजे गए एक आदमी के कहने पर किया मैंने। उन्होंने उन्होंने डॉक्टर मुसरा को कत्ल करने का भी हुक्म दिया है कुछ बंदों को। वो जल्द ही उसे मार देंगे। मुझे माफ़ कर दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पैसे लेकर काम करता हूँ। ज़मान तारिक के मुंह से निकलने वाले अल्फाज जीकी के नकूश में मज़ीद वहशतनाकी भर गए थे। उन औरतों के साथ जो करने का इरादा रखते थे, वो भी करने का हुक्म उसी शख्स का था। जीके की आंखों में खून उतर आया था। सच सच बताना। उस शख्स की जर्द पड़ती रंगत देख वो उसका जवाब समझ चुका था, मगर वो एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता था। नहीं, उन्होंने सिर्फ डराने धमकाने को कहा था। वो शख्स अभी बोलने ही वाला था जब जीके ने हाथ में पकड़े तेज़ धार आले से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी थी। उसके हाथ खून से भर गए थे। उसकी लाश को बीच चौराहे पर फेंक कर आओ, सबको पता चलना चाहिए जीके के हाथों मरा है ये। जीके की आंखों में इंतहाई खौफनाक रंग उतर आया था। गुलाब खान को हुक्म देता वो वहाँ से निकल आया था। वो सीधे रूम में आया था जहाँ उसका मोबाइल वज़ीर कमाल की कॉल पर बज रहा था। उसे नज़रअंदाज करता वह शावर के नीचे आन खड़ा हुआ था। उसने आंखें सख्ती से मैच रखी थी। न जाने कितनी ही देर ऐसे खड़े रहने के बाद वो शावर लेकर स्याह ट्राउज़र में मलबूस बालों को टॉवल से रगड़ते बाहर आया था। अब फ़ोन बजना बंद हो चुका था। उसने मोबाइल उठाते एक नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी। हर गुज़रते लम्हे के साथ उसके तासरात की ग़ज़बनाकी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा था। क्यों आए हैं यहाँ? क्या मसला है आपके साथ? यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दें। अब क्या सुकून से मरने भी नहीं देंगे? वो उसे अपने सामने देख हर लिहाज बुलाते उस पर चिल्लाते हुए बोली थी। आर्यन हंसादा ने फर्स्ट फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर का फासला कैसे तय किया था ये वही जानता था। उसने इस लड़की को यहाँ भेजा था। अगर उसे कोई नुकसान पहुँचता
تو اس کا ذمہ دار وہ ہوتا۔ وہ کتنا بھی روٹ سہی مگر اپنی وجہ سے کسی کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا، مگر اب اس لڑتی جھگڑتی ہوتی بسورتی لڑکی کو دیکھتے اس کا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کے زخموں نے آریان حنزادہ کو تکلیف پہنچائی تھی، جو بات اسے زج کر رہی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، نیچے چلو میرے ساتھ، یہ بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس کا بازو نرمی سے تھامے وہ اسے ساتھ لے جانے لگا تھا، جب ایزل نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا تھا۔ نہیں جانا مجھے، وہ ہفکی سے چلائی تھی۔ تم مرنے کی خواہش لیے یہاں آئی تھی۔ وہ درمیانی فاصلہ طے کرتا اس کے مزید قریب ہوا تھا، جبکہ اسے قریب آتا دیکھ ایزل دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔